हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल लक्की गुरु क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आप सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे प्रश्न को टॉपिक को कवर किया है जो सीधा आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। बच्चों, मैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पर चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली कोई वीडियो आपसे ना छूट जाए। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में जितने प्रश्न करवाऊंगा उससे बड़े बारीकी तरीके से देखना आपका परम कर्तव्य बनेगा, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? बताइए। मानवकृत, पुनः पूर्ति योग्य, अजैव, अचक्रीय। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो बी ऑप्शन, पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। बी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, सुंदरवन कहां पर है? बताइए, सुंदरवन कहां पर है? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, महाराष्ट्र में? तो प्यारे विद्यार्थियों, सुंदरवन जो है वो याद रखिएगा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा प्रश्न। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? पर्वतीय, मरुस्थलीय, जलोढ़, पीली? बताइए। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, तीसरा जलोढ़ मिट्टी जो है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए चौथा, प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ? यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, चूना पत्थर के साथ? बताइए। तो प्यारे बच्चे, प्राकृतिक गैस जो है वो खनिज तेल के साथ पाई जाती है। आगे देखिए पांचवा नंबर, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 150 किलोमीटर? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, 200 किलोमीटर की जो क्षेत्र रेखा है वो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाती है। छठा नंबर प्रश्न, सबसे घटिया कोयला है कौन सा? एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट? बताइए। सबसे घटिया कोयला क्या है बेटा? पीट कोयला है। सबसे घटिया कोयला बाबू पीट कोयला है। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न है, गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? रिहंद बांध से, हीराकुंड बांध से, भाखड़ा नागल बांध से, नरोड़ा बांध से? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा, ये भाखड़ा क्या, भाखड़ा नागल बांध से गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधन संग्रहण से, संसाधन विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से? इनमें से कोई नहीं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? तो प्यारे बच्चे, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध याद रखिएगा किससे है? संसाधन के विदोहन से है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव? बताइए। तो क्या कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, चलिए आगे देखिए 10 नंबर, समुद्री क्षेत्र से समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक की संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 19.2 या 12.5? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितने किलोमीटर तक फैली हुई है? तो याद रखना, यह जो है 12.5 किलोमीटर अर्थात D4 डायग्राम यानी 12.5 किलोमीटर तक फैली हुई है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? रिहंद बांध, हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, नरोड़ा बांध? याद रखिएगा, भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कमेंट करके बताइए हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में है और किस नदी के तट पर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव, अजैव? बताइए। प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, काली मृदा का दूसरा नाम बताइए क्या है? बलुई, पर्वतीय, साल, रेगुर? तो प्यारे बच्चे, काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर है। क्या है? रेगुर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, आयुर्वेद के जनक किन्हें कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, सुश्रुत को? इनमें से कोई नहीं को? तो प्यारे बच्चे, आयुर्वेद के जनक जो है वो चरक को कहा जाता है। किसको? चरक को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बिहार के मैदानी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब? बताइए। सोपानी कृषि जो है किस राज्य में प्रचलित है? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ये आपका उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में? उत्तराखंड, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा।
आगे देखिए अगला प्रश्न, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड था, रूस था, प्रसा था, ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में जो था प्यारे बच्चे वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए 17 नंबर, इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। इटली वर्तमान में कौन से महाद्वीप में आता है? तो याद रखना यह जो है आपका यूरोप में आता है। कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए 18 नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश का पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? जारशाही, हैप्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश। फ्रांस में किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बताइए। तो याद रखिएगा बच्चों 18 नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुर्बो वंश। डी विल बी राइट आंसर। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, जर्मनी वर्तमान में कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका। तो याद रखिएगा जर्मनी जो है वो आपका यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर, जालवेरिन कैसी संस्था थी? बताइए। क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की या पादरी एवं सामंतों की? तो याद रखिएगा जालवेरिन जो है वो व्यापारियों की संस्था थी, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, सेडान का युद्ध किनके किनके बीच हुआ? ऑस्ट्रेलिया के और प्रसा, ब्रिटेन और प्रसा, प्रसा और रूस, फ्रांस और प्रसा। बताइए। सेडान का युद्ध जो है बाबू फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? हीगेल, अंडर्ट, हम्बोल्ट, जैकब ग्रीम। बताइए। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या जो है वो किसके द्वारा? तो हीगेल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? हीगेल के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1917, 1871। तो याद रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो 1871 में हुई थी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बताइए। लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना की गई थी? जारशाही, आर्लिया वंश, हैप्सबर्ग, बुर्बो वंश। 25 नंबर का क्या होगा? तो डी ऑप्शन से हो जाएगा बुर्बो वंश। फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस शासन वंश की पूर्ण स्थापना की गई थी? तो बुर्बो वंश के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? राउरकेला क्या है? राउरकेला इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में? बताइए। तो बाबू याद रखिएगा राउरकेला जो है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? कलकत्ता में, दिल्ली में, मुंबई में, पटना में? बताइए। तो भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो ध्यान रखिएगा यह जो है कलकत्ता में हुआ। कहाँ पे? कलकत्ता में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर, बोकारो संयंत्र कब स्थापित किया गया? बताइए। 29 जनवरी 1964, 12 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1984 या 1 जनवरी 1948? यहाँ पे 6 नहीं होगा, 1948 होगा। ठीक है, ये काट दीजिए आप, 1948। बताइए। तो बाबू बोकारो संयंत्र किस कब स्थापित किया गया? तो 29 जनवरी 1964। ए ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, शिपनिंग जेनिंग का आविष्कार किसने किया था? बताइए। क्रॉम्पटन, हम्फ्री डेवी, जेम्स हरग्रीव्स, जॉन मार्शल? बताइए क्या हो जाएगा? तो बाबू जो है शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने? जेम्स हरग्रीव्स ने किया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 30 नंबर, भारत में पहला जूट मिल की स्थापना कब हुआ था? 1917, 1717, 1918, 1919? तो याद रखिए बाबू भारत में पहला जो है जूट मिल की स्थापना जो है 1917 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? 1907, 1814, 1916, 1919? भारत में कोयले का उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो याद रखिएगा 1814 में हुआ। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? 1816 में, 1916 में, 1619 में, 1918 में। औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो याद रखिएगा, यह जो है 1916 में हुई। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1854 में, 1951 में, 1907 में, 1951 में। बताइए। 33 नंबर का बात करें तो इसका सी ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों एक जैसा है, ठीक है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा, और जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1951 में की। ये याद रखना आप, ठीक है। चलिए, ठीक है। नहीं 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 बच्चों, नहीं बच्चों, इसका आंसर गलत हो गया। जमशेद जी टाटा ने आयरन स्टील की कंपनी 1907 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी। माफ करना बच्चों, गलती हो गया, ठीक है। मेरे को ये दो दो कॉमन जो दिख गया ना एक जैसा, इसी में मिस्टेक हो गया, ठीक है। जमशेद जी टाटा आयरन स्टील की कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। सी ऑप्शन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष के वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुए? 1838, 1881, 1918, 1932। बताइए। 34 नंबर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा 1918 में। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष का वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1918 में। आगे देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848 में, 1881 में, 1885 में, 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। आगे देखिए, 36 नंबर, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? बताइए। 1838 में, 1858 में, 1881 में, 1911 में। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह जो है आपका कब हुआ था? 1881 में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, वैज्ञानिक समाज का प्रतिपादन किसने किया? लुई ब्लॉक, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, लाला लाजपत राय। वैज्ञानिक समाज का प्रतिपादन किसने किया? तो याद रखिएगा, यह किया कार्ल मार्क्स ने। आगे देखिए, अगला प्रश्न, रिचर्ड आर्कराइट ने कौन सी मशीन बनाई थी? स्पिनिंग फ्रेम, स्पिनिंग जेनिंग, रेल, पावर लूम। तो याद रखिएगा, रिचर्ड आर्कराइट ने जो मशीन बनाई थी वो स्पिनिंग फ्रेम बनाई थी, ठीक है। चलिए, कौन सी मशीन? तो स्पिनिंग फ्रेम की मशीन बनाई थी। आगे देखिए, द्वारकानाथ टैगोर कहाँ के उद्योगपति थे? बंगाल, बम्बई, मद्रास, कर्नाटक। तो बाबू द्वारकानाथ टैगोर जो है वो आपके बंगाल के उद्योगपति थे। आगे देखिए, AITUC का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो याद रखिएगा, यह जो बनाया गया लाला लाजपत राय को बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? दक्षिण पथ, उत्तर पथ, रेशम मार्ग, सूती मार्ग। बताइए। 41 नंबर की बात करें तो रेशम मार्ग, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में जो स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था वो रेशम मार्ग से होता था। आगे देखिए, 42 नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? बताइए। पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र। तो गिरमिटिया मजदूर जो है वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर सबसे पहले उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया, मैनचेस्टर, बहरीन, दिलमून। तो याद रखिएगा, यह जो है आपका अलेक्जेंड्रिया, कौन? अलेक्जेंड्रिया रूप जो है वो विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले उभर कर सामने आया। आगे देखिए, 44 नंबर, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में कब से आरंभ हुआ? 18वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी। बताइए। 44 नंबर की बात करें तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 19वीं शताब्दी। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में कब आरंभ हुआ? तो 19वीं शताब्दी से हुआ। आगे देखिए, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़े क्रांति कौन से थे? वाणिज्य क्रांति, भौगोलिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवाद क्रांति। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले जो सबसे बड़े क्रांति थे ना, वो पता है कौन से क्रांति थे? औद्योगिक क्रांति थे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम किसके द्वारा लिखी गई थी? हो ची मिन्ह, कुआंग, फॉन बाई चाउ, त्रिथु। बताइए। तो याद रखिएगा, फॉन बाई चाउ के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम लिखी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ था? बताइए। 1868 में, 1864 में, 1872 में, 1866 में।
तो याद रखिएगा स्कॉलर्स विद्रोह जो है वो आपका 1868 में हुआ, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, जापान ने हिंद चीन पर कब अपना अधिकार जमा लिया? 1939, 1941, 1940, 1942। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा। 1940 में जापान ने हिंद चीन पर अपना कब्जा अपना लिया, जमा लिया। दुईतान हुई क्रांतिकारी इसके संगठन के नेता कौन थे? हो ची मिन्ह, फान बाई चाओ, कुआंग, सुवनम, फुमा। तो इसका जो है द्वितान हुई क्रांतिकारी संगठन के नेता कौन थे? कुआंग थे। कौन थे? कुआंग, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, डी डी एन वी एन फू के युद्ध में कौन से बुरी तरह पराजित हुआ? अमेरिका, फ्रांस, कंबोडिया, पुर्तगाल। बताइए। तो 50 नंबर की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा फ्रांस। कौन बुरी तरह से पराजित हुआ? फ्रांस। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? बताइए। क्रांतिकारी, धार्मिक, साम्राज्यवादी समर्थक, क्रांतिकारी समर्थक। हुआ आंदोलन जो है वो आपका क्रांतिकारी धार्मिक था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1946, 1950, 1954, 1960। तो प्यारे बच्चे जेनेवा समझौता जो है वो आपका 1954 में हुआ था। आगे देखिए अगला प्रश्न, अनामी दल के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं? किसे जाने जाते हैं? बताइए। जॉन ग्वेन आई, होची मिन्ह, फोन चू, त्रिना बाओदाई। अनामी दल के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है बाबू? तो याद रखिएगा जॉन ग्वेन आई, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जॉन ग्वेन आई। आगे देखिए 54 नंबर, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहानक, कुआंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 64 नंबर का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय। ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? बताइए। लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया। नरोत्तम सिंहानुक जो है वो याद रखिएगा डी ऑप्शन, यानी कि कंबोडिया का शासक थे। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें कौन नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, हाँ दो दो आ गया, कोई बात नहीं, नगर निगम। बताइए। 56 नंबर का याद रखिएगा। तो पंचायती राज में त्रिस्तरीय स्वरूप में नगर निगम बिल्कुल भी नहीं है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। आगे देखिए बच्चों अगला प्रश्न, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो याद रखिएगा बच्चों बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल जो है वो आपका 5 वर्ष है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर, नगर प्रधान, नगर सचिव, इनमें से कोई नहीं। पटना नगर निगम प्रधान को क्या कहा जाता है बाबू? तो याद रखना महापौर कहा जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? 21, 22, 18, 20। बताइए कितने कितने भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना है? बताइए। पटना में, मद्रास में, नागपुर में, मुंबई में। और हाँ बच्चों, नहीं बच्चों रहने दो, वो मैं लास्ट में बोल दूंगा जो बोलना है, ऐसे बीच में बोलने से डिस्टर्ब हो जाता है क्लास। बताइए क्या होगा, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना है? तो यह जो है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मद्रास, चेन्नई में। ठीक है, आगे देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। बताइए भारत का पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो याद रखना बच्चों वही आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है। अच्छा पूछेगा टोटल कि भारत में कितने पड़ोसी देश है? तो 7। कौन कौन सा, एक ट्रिक बता देता हूँ, बचपन में भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, बचपन में भी है। अगर आपको ये ट्रिक याद है ना तो आप बहुत आसानी से बनाओगे। बी से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस तरह से 7 पड़ोसी देश है और 7 को मैंने ट्रिक से माध्यम से बता दिया। लेकिन प्रश्न है कि भारत में पड़ोसी देश में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। चलिए बच्चों आगे देखिए, अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। इनमें कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। 62 नंबर की बात करें तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो है वो इनमें से योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है चलिए आगे देखिए 63 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं।
भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वो याद रखिएगा सी ऑप्शन मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी? मिश्रित, मतलब मिली हुई है, सभी प्रकार की इसमें व्यवस्था शामिल है आर्थिक के रूप में। इनमें से कौन सा देश समाजवादी की अर्थव्यवस्था है? जापान, रूस, भारत, अमेरिका, बताइए। तो बाबू याद रखिएगा रसिया यानी रूस जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे? उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 65 नंबर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा सभी वर्ग से। सम्यक विकास प्रक्रिया संबंधित है सभी वर्ग से। आगे देखिए अगला प्रश्न, गरीबी कैंसर के रोग की तरह ये किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने, अर्थशास्त्री मेडिसन ने, प्रोफेसर लेविस ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए बच्चों। तो याद रखिएगा गरीबी कैंसर के रोग की तरह ये किसने कहा था? ये आपका अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ठीक है, सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो बाबू उद्योग को आपको क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। अगर वही पूछेगा कि प्रथम क्षेत्र किसे कहते हैं, प्रथम क्षेत्र बताइए, तो आपको क्या बताना होगा? प्रथम क्षेत्र कृषि को कहा जाता है। किसको? कृषि को कहा जाता है। पशुपालन को कहा जाता है। ठीक है, पशुपालन हो गया, और भी कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, ये सब प्रथम क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में उद्योग हो गया, और तृतीय क्षेत्र में यानी सेवा क्षेत्र को कहते हैं। जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, और क्या हो गया बच्चों, स्कूल हो गया, विद्यालय हो गया, विद्यालय स्कूल तो एक ही है, अस्पताल हो गया, ये सब बस अड्डा हो गया, ये सब तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है कब? 1951 में, 1952 में, 1954 में, 1956 में। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है वो आपका 1952 में हुआ है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था में? बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है, ये आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? 1950 से 55, कि 1951 से 56, 1952 से 57, कि 1954 से 59? बताइए बच्चों। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, 1951 से 1956। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, मुद्रा एक अच्छा है क्या? रैयत, सेवक, राजा, मालिक? बताइए प्यारे बच्चों, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं कैसी? टिकाऊ, पुरानी, चालू, नई? क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं जो होती है वो चालू वस्तुओं में आएगी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों अगला प्रश्न, साख एक पक्ष है कैसा? आय, ऋणी, व्यय, मुद्रा? याद रखिएगा साख जो है वो एक प्रकार का ऋणी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मूल्य का संचय, या विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का हस्तांतरण, विनिमय का माध्यम? मुद्रा प्राथमिक कार्य कौन सा? तो डी ऑप्शन, विनिमय का माध्यम। एक लेन देन की प्रक्रिया को ही विनिमय कहते हैं, याद रखिएगा। तो मुद्रा जो है लेन देन का ही कार्य करता है, इसलिए इसको विनिमय का माध्यम समझा जाता है। आगे देखिए बच्चों, निम्नांकित में विधिग्राह का मुद्रा कौन है? नोट और सिक्के, चेक, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी? 75 नंबर की बात करें तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट और सिक्के। ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का, चेक, ड्राफ्ट, साख पत्र, यात्री चेक? प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का क्या है बच्चों? तो याद रखिएगा प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का आपका साख पत्र है। क्या है? साख पत्र। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे देखिए, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है किसकी? किताबों की, संसाधनों की, साख एवं ऋण की, कागजों की? मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने की जरूरत होती है किसकी? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, संसाधनों की। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। आगे देखिए, साख का क्या अर्थ होता है बताइए? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। साख का अर्थ होता है ए और बी दोनों सही है, यानी विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता रखना, साख का अर्थ सही अर्थ होता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? सोने के सिक्के, कागज का नोट, चांदी के सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे, निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा है? तो याद रखना कागज का नोट जो है आज के समय में सभी प्रकार का एक मुद्रा माना गया है, जो कि कागज का नोट सभी के पास होते हैं।
आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा संसाधन जो है भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है, बताइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, संसद, बताइए। यह जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। ठीक है, 1935 में। कहाँ पे हुई थी? मुंबई में हुई थी, याद रखना। अच्छा, वही पूछ देगा कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो एक जनवरी या 1 अप्रैल, 1 जनवरी को, शायद 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1949 तो कंफर्म है कि राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नदियों को बाढ़ में आने का प्रमुख कारण क्या है? बच्चों आंसर देखिए गया यहाँ पे। चलो, नदी में तली में अवसाद का जमाव, ये बाढ़ आने का प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए 81 नंबर हो गया। 82 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त रहता है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार, बताइए। तो बिहार का कौन सा क्षेत्र? तो हमेशा उत्तरी बिहार जो है वो हमेशा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र रहता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन, बताइए। प्यारे बच्चों, कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हर साल ये कई सारी जान माल की नुकसान कर जाता है, इसलिए इसको बिहार का शोक नदी कोसी नदी को माना जाता है। ठीक है, चलिए। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, बाढ़ जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, नेचर डेजर्ट यानी प्राकृतिक आपदा। ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, सूखा सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है? सूखा या सुखाड़? प्राकृतिक आपदा है बच्चों, ए ऑप्शन। जो पता है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न कि भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? मैंने अभी इस प्रश्न को बताया है, ये रिपीटेड हो गया, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न, इनमें कौन सा योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है? तो कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। शायद ये प्रश्न भी रिपीटेड है। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? ये भी प्रश्न रिपीटेड है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, आगे देखिए, इनमें कौन सी देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? अभी बताया मैंने कौन सी देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है, तो रसिया यानी रूस। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सम्यक विकास का प्रक्रिया संबंधित किससे? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, सभी वर्ग, या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है सभी वर्ग के लिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों अगला प्रश्न, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, ये किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने। अर्थशास्त्री, ये भी शायद रिपीटेड प्रश्न है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। 91 का हो जाएगा ये, ए ऑप्शन, अर्थशास्त्री कुजनेट ने। हाँ, आगे देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं? उद्योग को, ये भी प्रश्न रिपीटेड हो गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ये मैंने अभी बताया है, अभी कब हुआ था? 1952 में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चों, रिवीजन के लिए मौका मिल जा रहा है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो ये जो है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कैसा कब से कब तक होता है? तो ये आपका होता है 1951 से 56 तक होता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली, इंग्लैंडवासी, फ्रांसीसी, डच। तो यह जो थे पुर्तगाली थे, ए ऑप्शन हो जाएगा सही। आगे देखिए बच्चों, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। तो अंकोर वाट का जो मंदिर है वो आपका कंबोडिया में स्थित है। आगे देखिए बच्चों, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, चीन, वियतनाम, लाओस, हिंद चीन, वियतनाम, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं प्यारे बच्चों? तो याद रखना, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस आते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1907, 1908, 1910। और देखिए, जितने मेरे भाई बहन चैनल पर नए, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है रे बाबू, आप क्या करो ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करके फिर क्या करो कि बेल आइकन घंटी प्रेस कर लो, ताकि कोई नई वीडियो अपलोड हो ना तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। बच्चों, मेरा काम 10th को अच्छे से पास कराना नहीं है, 10th के बाद 12th का भी तैयारी करवाता हूँ, और उसके बाद ITI का भी तैयारी करवाता हूँ, और उसके बाद DLED का भी तैयारी करवाता हूँ, और BEd का भी। तो आपको ये चैनल बहुत 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 आगे तक काम आने वाला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटे प्रेस कीजिएगा। ठीक है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे बच्चे, ये की गई थी आपकी 1907 में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए 100 प्रश्न, नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? बताइए, वियतनाम, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया। तो नरोत्तम सिंहानू कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के।
जा सकते हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। बच्चों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, अपनी माता रानी से प्रार्थना करूंगा, सबसे दुआ करूंगा ऊपर वाले से कि आप सभी बच्चे जितना बोर्ड एग्जाम का देने वाले हैं, उनका एग्जाम बहुत अच्छा रिजल्ट आए, बहुत अच्छा एग्जाम जाए, और उनके इतना अच्छा रिजल्ट आए, उनका माता पिता का नाम पूरा जग में रोशन हो जाए, उनको गर्व से ना छाती फूल जाए कि मेरे बेटा बेटी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, और पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटे, मिठाई बांटे। मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के रिजल्ट बहुत अच्छा जाए, बहुत सुपर डुपर हिट जाए। मैं ये प्रे करूंगा। जितने मेरे भाई बहन, प्यारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वीडियो को खत्म करता हूं, और आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएंगे और पूरे वीडियो का फायदा उठाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो बहुत बनेंगे एग्जाम में। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, और खूब नाम ऊंचा करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय बिहार बच्चों।